सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो देखते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को नहीं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति होता वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। कौन है उपराष्ट्रपति? किसका पदेन सभापति? राज्यसभा का। तो अब देखिए, आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, और चौथा विकल्प है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। तो अब आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो ये जो आपके पास चार विकल्प हैं, यदि विद्यार्थियों आपने विकल्प नंबर इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 4 नंबर विकल्प पे हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न हो, ऐसी स्थिति में पद जब रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। चार विकल्प। पहला मुख्य न्यायाधीश, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा प्रधानमंत्री, और चौथा है नेता प्रतिपक्ष। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति के कार्यों को कार्य निर्वहन कौन करता है। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 चुना है, मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तो आपका उत्तर यदि विकल्प नंबर 1 चुना है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत का संविधान हिंदी को क्या मानता है। भारतीय संविधान हिंदी को क्या मानता है। एक, संघ की राजभाषा घोषित करता है। विकल्प नंबर 2, राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है। विकल्प नंबर 3, भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है। और विकल्प नंबर 4, केंद्र तथा संघ शासित सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है। तो इन चार में से कौन सा सही होगा, वो आपको उत्तर बताना है। तो भारत का संविधान हिंदी को क्या मानता है, संघ की राजभाषा मानता है या राजभाषा घोषित करता है, राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है, भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है, केंद्र तथा संघ शासित प्रदेशों के बीच जो उनकी जो सरकारें हैं उनके बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है। हाँ तो विद्यार्थी, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 चुना है, संघ की राजभाषा घोषित करता, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में
14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से लेकर के 352 तक की व्याख्या की गई है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तथा इसके अलावा संघ के राजकीय परियोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1, 2, 3 होगा। तो इस प्रकार से यह हमारे देश के संविधान में लिखा गया है। 343 से 352 तक व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है कि इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में पाया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 9वीं, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 8वीं और चौथा है 10वीं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। तो आपका विकल्प नंबर 3 उत्तर सही होगा। हाँ तो विद्यार्थी बताते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1993 में लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा, यह किसके विरुद्ध था? 1993 में किसके विरुद्ध था? लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा, यह किसके विरुद्ध लाया गया था? उस न्यायाधीश का नाम बताना है। पहला है VN खरे, दूसरा है अजितनाथ रे, तीसरा है अशोक मेहता और चौथा है न्यायमूर्ति V रामा स्वामी। तो वर्ष 1993 की बात है। लोकसभा में एक महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था जो असफल रहा। यह किसके विरुद्ध था? यदि तो विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है, न्यायमूर्ति V रामास्वामी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की कविता का अगला प्रश्न। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने? तो राष्ट्रपति किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। तो आपको उस अनुच्छेद का नाम लिखना है कि वो अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70। हाँ तो विद्यार्थियों, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है, अनुच्छेद 60, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं
आज की क्विज का अगला प्रश्न, आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत समितियां किस स्तर पर पाई जाती हैं? भारत में पंचायत समितियां किस स्तर पर पाई जाती हैं? तो हम हमारे राज्य राजस्थान को ही देखें तो इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसके बारे में तो पता है ही। तो देखिए, यानी पंचायत समिति होती है वो किस स्तर पर पाई जाती है? विकल्प नंबर 1 ग्राम, विकल्प नंबर 2 ब्लॉक, विकल्प नंबर 3 जिला और विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। हाँ तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर तो आपका बिल्कुल सही होना भी चाहिए और शायद होगा भी, क्योंकि इसका उत्तर विकल्प नंबर है 2, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां पाई जाती हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 2 विकल्प नंबर से होगा कि पंचायत समितियां होती हैं वो ब्लॉक स्तर पर पाई जाती हैं, खंड स्तर पर पंचायत समितियां पाई जाती हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपको उस संवैधानिक संशोधन की संख्या बतानी है कि वो कौन सा क्रम था, तब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ग्राम पंचायत जो स्थानीय शासन है उसमें पंचायतों को और नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया था, ये दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन थे। तो आपको बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 52वें, 56वें, 74वें और 76वें। तो 52वें, 56वें, 74वें, 76वें, तो इसमें से किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है 74 में, तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? पंचायत राज की, ऊपर देखिए जो हमने आज इस स्लाइड का जो पहला प्रश्न था उसमें देखा था कि भारत में पंचायत समिति किस स्तर पर पाई जाती है, तब हमने देखा था कि ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। यह पूछ रहा है कि पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? 1 ग्राम पंचायत, विकल्प नंबर 2 पंचायत समिति, विकल्प नंबर 3 जिला परिषद और विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हाँ तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर का स्तर होता है वो होता है जिला परिषद, और मध्य भाग जो स्तर होता है, मध्य स्तर होता है पंचायत समिति खंड स्तर, और सबसे नीचे का स्तर होता है ग्राम पंचायत। तो आपको बताना है कि पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 ग्राम पंचायत। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। तो आपको बताना है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? विकल्प नंबर 1 48वें, विकल्प नंबर 2 52वें, विकल्प नंबर 3 54वें और विकल्प नंबर 4 26वें। तो इनमें से आपको बताना है कि किस संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 52वें चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, 1985 में, कब? 1985 में
52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें कब है? 1985 में। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत के मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा असत्य है? तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं और उनमें जो विशिष्ट विशेष लक्षण है उसमें कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, यानी गलत है, असत्य है। तो वो कौन सा है? एक, साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र हैं। दूसरा है, मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरा है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है कि भारत के मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा असत्य है, कौन सा इस मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है? तो देखिए, साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र हैं। बिल्कुल, ये तो सत्य है। मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत तथा इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो विद्यार्थियों, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार भी न्याय संगत है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों, संसद तथा विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसद सदस्य, विधान मंडल के अधिकारी, संसद तथा विधानमंडल के अधिकारी, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची का नाम बताना है। विकल्प नंबर 1 प्रथम अनुसूची, विकल्प नंबर 2 द्वितीय अनुसूची, विकल्प नंबर 3 तृतीय अनुसूची और विकल्प नंबर 4 है चतुर्थ अनुसूची। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है, द्वितीय अनुसूची, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए, विकल्प नंबर 1 हरियाणा, विकल्प नंबर 2 आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर 3 तमिलनाडु और विकल्प नंबर 4 कर्नाटक। तो भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? शायद 1953 की बात है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्होंने कला, साहित्य तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की है? तो राष्ट्रपति को
किसको? राष्ट्रपति को। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है और राष्ट्रपति मनोनीत करते भी हैं? तो जो होते हैं किसमें माहिर? कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि में, खेल, इसमें विशेष योग्यता वाले पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। विकल्प नंबर 1 2 सदस्य है, विकल्प नंबर 4 2 4 सदस्य है, विकल्प नंबर 3 8, विकल्प नंबर 4 12 है। तो शायद विद्यार्थियों आपका यह उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। वर्तमान अभी देखी जाए तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, अधिकतम 250 तक हो सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा, किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है या शांति स्थापित करनी है, तो यह अधिकार किसके पास है? विकल्प नंबर 1 प्रधानमंत्री, विकल्प नंबर 2 राष्ट्रपति, विकल्प नंबर 3 मंत्री परिषद और विकल्प नंबर 4 संसद। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर, यदि आपने विकल्प नंबर 2 चुना है राष्ट्रपति, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज की क्विज के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार की वीडियो देखते रहेंगे।